Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good. So guys, today is my revision class number 5 and I am very sure 4 classes जो मैंने आपको दी वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी. And for executive, I hope so आप सबको मालूम है कि today is your test for marginal costing as well as for underwriting जो मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है. एंड आई टोल्ड यू कि जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे उसको मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट. क्लियर है? चलिए ठीक है. सो आज की जो क्लास है क्लास नंबर 5, इसमें हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी वेटेज आपके एग्जाम के अंदर समवेयर अराउंड 5 to 7 मार्क्स हो सकती है. एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. और CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर जो है मे बी फॉर 8 to 10 मार्क्स आ सकता है. क्लियर है? सो नेम ऑफ द चैप्टर ऊपर हेडिंग डालनी है हमने, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस. हाँ जी, नेम ऑफ द चैप्टर इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है. और एग्जीक्यूटिव वालों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें से थियोरेटिकली भी आपको बहुत कुछ पूछा जा सकता है, तो एक एक चीज़ मेरी ध्यान से समझिएगा. ठीक है. और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे लाइव बच्चे पढ़ रहे थे अभी जूम वगैरह पे, उनको मैं बता दूं कि आपको भी मैंने पोर्टफोलियो पीछे रिवाइज किया था, लेकिन ये क्लास उससे अलग है. तो इसमें हम लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे. सो इसलिए आप लोगों ने बने रहना है टिल द एंड इफ़ यू रियली वांट कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपकी टिप्स पे आ जाए. क्लियर है? चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज पोर्टफोलियो? यस सर, पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज. वेरी गुड. एक बंच. जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? उसके अंदर क्या आ जाता है? बंच आ जाता है, ग्रुप आ जाता है. किसका? सिक्योरिटीज का. ठीक है ना. अब ज़रूरी नहीं है सिक्योरिटीज. पोर्टफोलियो का मतलब एक बंच होता है जो कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है. कई बार अगर आपको ऐसे सुना हो आपने कि आपने मॉडलिंग करनी है तो आपको मालूम है कि मॉडलिंग के लिए आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगा जाता है. यस. तो वो पोर्टफोलियो में फिर आप क्या करते हो? क्या एक ही ड्रेस में, एक ही पोज में 25-30 फोटो में खिंचवा देते हो क्या? नहीं. आप कोशिश करते हो अलग अलग ड्रेसेस में, अलग अलग पोजेस में अपनी फ़ोटो खिंचवा कर क्या वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके आप भेजोगे ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए. यस. तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? बंच, कलेक्शन. और ये जो कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन. क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन. हो सकता है कि ये शब्द अभी आपको बड़ा लग रहा हो, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये शब्द आपको बहुत छोटा लगेगा. क्लियर है? यस सर. चलिए, तो फिलहाल के लिए अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोर्टफोलियो, तो आपने एक ही शब्द में आंसर दे देना है, दैट दिस इज कलेक्शन, इट इज़ अ बंच. क्लियर है? ठीक है. अब क्योंकि हमें जो पोर्टफोलियो पढ़ना है वो सिक्योरिटीज से रिलेटेड पढ़ना है, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. कम ऑन, क्या बोलता हूं? कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. क्लियर है? नाउ यू टेल मी द इंटेंट ऑफ दिस चैप्टर क्या है? इंटेंट ऑफ दिस चैप्टर है मुझे ये सिखाना कि एक पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है. हाँ जी, क्या सिखा रहा है ये हमें? एक पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, ये हमें इसमें सीखना है. लेकिन कौन मुझे बताएगा क्या एक पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने के लिए क्या हमें सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी? यस. और सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करने के लिए क्या हमें उन सिक्योरिटीज़ को पहले क्या करना पड़ेगा? एनालाइज. आप समझ सकते हैं क्या किसी भी सिक्योरिटी को आप अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हो? नो. मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आई एम वेरी श्योर आप कोरिलेट कर सकते हो. देखो, जब आपने एग्जीक्यूटिव या फाइनल पढ़ना था, आपको मालूम है आपने भी कलेक्शन ऑफ टीचर्स करा था. आपने भी एक कलेक्शन बनाई थी. पता है किस चीज़ की? कलेक्शन ऑफ टीचर्स. हाँ, बिल्कुल सही. कलेक्शन ऑफ टीचर्स आपने भी बनाया था. लेकिन आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो टीचर्स का कलेक्शन आपने बनाया था, क्या उससे पहले आपने टीचर्स को एनालाइज करा होगा? यस. कैसे? सर हमने उनकी ना ट्रायल क्लास ली थी. राइट. तो जब आपने 3-4 टीचर्स की ट्रायल क्लास ली फॉर द सेम सब्जेक्ट और जो आपको सबसे बेस्ट लगा, क्या उसको आपने चूज कर लिया?
बिल्कुल सही। तो ऐसे हर सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर जब आपने चूज करा तो आपने भी एक कलेक्शन क्रिएट कर दी फॉर द टीचर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। क्या सबको समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करना होगा, और सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करने के लिए क्या हमें पहले सिक्योरिटीज़ को क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। कमन क्या करना होगा, एनालाइज। तो इस चैप्टर को हम दो फेजेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज इज एनालिसिस ऑफ द सिक्योरिटी एंड द सेकंड फेज इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वेरी गुड। तो अब लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सिक्योरिटीज एनालिसिस। ये पहला हम फेज खत्म करेंगे, सिक्योरिटीज एनालिसिस, राइट। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर आता है, आपने पढ़ा हुआ है, एंड वी आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर, राइट। तो आई एम वेरी श्योर ये मैं प्रिज्यूम करके चल सकता हूँ, यस। एंड प्लीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे साथ अगर आप फॉर्मेलिटी करोगे ना, तो ट्रस्ट मी आपका बेनिफिट नहीं होगा इन क्लासेस का। मैं, आपको मालूम है, आई एम प्लानिंग अ लॉट फॉर यू ऑल कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेकर आऊँ, MCQ सीरीज़ लेकर आऊँ। अभी मैंने 5 बजे टैक्स की लाइव क्लास रखी थी, अब 9 बजे मैं फिर से आपकी लाइव क्लास में आ गया हूँ। आप समझ रहे हैं? और आई वॉन्ट, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ कहीं ना कहीं अगर रिग्रेट हो रहा है तो इस बात के लिए हो रहा है कि आप लोग तैयार नहीं हो उस मेहनत के लिए जो एक्चुअल में आपको करनी चाहिए। क्लियर है? सो आप प्लीज़ मेक श्योर कि जो मैं करवा रहा हूँ आप मेरे साथ करो। यू डोंट डू दिस फॉर्मेलिटी, है ना। आप फॉर्मेलिटी के लिए मत आओ, आते हो चले जाते हो। वॉचिंग मेरे, मैं देख रहा हूँ अभी भी इतने स्टूडेंट देख रहे हैं और उसके बाद फिर कम हो जाते हैं, बढ़ जाते। डोंट डू फॉर्मेलिटी यार, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है ना। मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, आपकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी मैं कोई भी क्लास लेकर आता हूँ, सारे काम छोड़ दो यार, सारे काम छोड़ दो और वो क्लास जरूर देखो, आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट नंबर 1, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस फेज 1। अब सिक्योरिटी को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये सिक्योरिटी अच्छी है बुरी है? तो उन्होंने कहा जी इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला, हम चेक करेंगे उस सिक्योरिटी का रिस्क, हम चेक करेंगे उस सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न, और हम चेक करेंगे उस सिक्योरिटी का प्राइस कि वेदर वो प्राइस सही भी है या नहीं। तो 3 पैरामीटर्स होते हैं टू टेस्ट वेदर अ सिक्योरिटी इज गुड फॉर मी और नॉट। वो कौन कौन से? एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिस्क एंड उसका प्राइस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ओवर प्राइस्ड है, ठीक है ना। तो ये सारे पैरामीटर मिलकर हमें बताते हैं कि वेदर एक सिक्योरिटी मेरे लिए अच्छी है या सिक्योरिटी मेरे लिए अच्छी नहीं है। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब बच्चा कहता है सर ये रिस्क रिटर्न प्राइस कैसे पता लगाते हैं? वेरी गुड, अब आ जाते हैं इस बात पे। नाउ कौन मुझे बताएगा व्हेन आई टॉक अबाउट रिटर्न? एक बात हमेशा ही याद रखना, मुझे सिक्योरिटी की पास्ट रिटर्न में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिक्योरिटी में जब पैसा लगाऊंगा तो आई एम इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ दैट सिक्योरिटी, क्यों वो फ्यूचर में मुझे क्या रिटर्न देगी। शब्दों पे ध्यान देना, मुझे उसने क्या रिटर्न दिया भाड़ में जान दो। आई एम इंटरेस्टेड किस में? फ्यूचर ऑफ द सिक्योरिटीज में, कि अगर मैं उसको आज खरीदूंगा तो वो मुझे कितना रिटर्न दे सकती है। तो इसका मतलब आई एम इंटरेस्टेड टू नो क्या? एक्सपेक्टेड रिटर्न। कम ऑन, किस में इंटरेस्टेड हूं मैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न में इंटरेस्टेड हूं। लेकिन कौन मुझे बताएगा क्या फ्यूचर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पास्ट? फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा ये कहीं ना कहीं पास्ट को देखकर ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न डिनोटेड बाय आर बार होता है, और आर बार को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब बच्चा कहता है सर समेशन ऑफ रिटर्न का मतलब, लेट्स से मैं आपको पिछले 3 साल की रिटर्न दूंगा तो आप तीनों सालों की रिटर्न का समेशन करके डिवाइड बाय 3 कर देना। अच्छा, अगर मैं 4 साल की दूंगा तो सम ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल 4 ईयर्स डिवाइड बाय 4। अगर मैं 5 साल की दूंगा तो सम ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल 5 ईयर्स डिवाइड बाय 5। सो सिंपल। क्लियर है सर? तो एन यहाँ पे क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए आपको डाटा दिया जाएगा। डन। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सॉरी सर, मैं फ्यूचर को फोरकास्ट पास्ट के बेसिस पे नहीं करना चाहता, मैं फ्यूचर की फोरकास्टिंग पास्ट के बेसिस पे नहीं करना चाहता। या यू कैन से समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि किसी सिक्योरिटी का पास्ट हमें नहीं मालूम।
हमें उसका पिछला ट्रैक मालूम ही नहीं है। मान लो एक कंपनी पहली बार नई सिक्योरिटी है, फर्स्ट टाइम इशू आया है, तो मुझे बताओ उसकी पास्ट रिटर्न्स तो आएंगी नहीं। यस सर, बिल्कुल सही है। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न को निकालने के लिए हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करेंगे। और लाइफ में जब भी फोरकास्टिंग होती है तो क्या वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी का समेशन, ठीक है ना। जो भी रिटर्न्स हैं इनटू उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, जो भी आएगा उसका आप क्या कर देना, सम कर देना। उसका आप क्या कर देना, सम कर देना। नहीं समझ आ रहा बेटा, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी बोलो फटाफट से। क्या सबको समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के दो तरीके हैं, एक पास्ट और एक फ्यूचर। पास्ट के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। और फ्यूचर के लिए क्या रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी का समेशन करेंगे तो वी विल गेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो मैं इसको लॉक कर दूं? यस सर, लॉक कर दीजिए। नाउ कमिंग टू द रिस्क फैक्टर, नाउ कमिंग टू द रिस्क फैक्टर। रिस्क क्या होता है? देखिए हमेशा याद रखना, लाइफ में रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। यानी कि जहां आपको अनसर्टेनिटी दिखेगी वहां पर रिस्क आ जाएगी। अब एक बच्चा कहता है सर अनसर्टेनिटी क्यों? सुनो, मान लेते हैं कि आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया 18%। लेट अस प्रिज्यूम आपने एक सिक्योरिटी का क्या निकाल दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना, 18%, ठीक है। और अब उस एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे थे। मैंने कहा रुको, आप इन्वेस्ट करने जा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन मैंने कहा रुको रुको, आर यू श्योर, आर यू सर्टन कि ये 18 मिलेगा? आपने कहा नहीं सर, इसमें डेविएशन पॉसिबल है। कम ऑन, सारे बोलेंगे इसमें, हाँ जी, इसमें डेविएशन पॉसिबल है। आप मुझे क्या बोलोगे, नहीं नहीं सर 18 आएगा ये सर्टन नहीं है। इसका मतलब 18 आए, क्या इसमें अनसर्टनिटी है? यस। क्यों? क्योंकि देयर माइट बी पॉसिबल क्या, कि एक्चुअल रिटर्न में बी डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस। कम ऑन, एक्चुअल रिटर्न में बी डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस, एंड दिस डेविएशन is creating uncertainty and this uncertainty is giving rise to the risk। क्लियर हो गया? यस सर। तो इसीलिए रिस्क वर्ड को डिनोट किया जाता है बाय द टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लिख लीजिए, रिस्क शब्द को डिनोट किया जाता है बाय द वर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब भी मैं आपसे कहूँ ना फाइंड आउट रिस्क, तो आप क्या निकाल देना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना। सारे बोलेंगे फाइंड आउट रिस्क, क्या निकाल देना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना। ठीक है सर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते थे याद करा देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग समेशन ऑफ आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, अगर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाला होगा तो ऐसे कर देना, और अगर क्वेश्चन में लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन दिया होगा तो आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कर देना एन, डिवाइड बाय क्या कर देना, एन। ये एन भी रूट में ही है बेटा, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लेना, यू विल गेट योर स्टैंडर्ड डेविएशन। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। यस सर। सर दोनों यूज होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो आपने रिटर्न के लिए ये वाला फॉर्मूला और रिस्क के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर क्वेश्चन में पास्ट ईयर डाटा दिया हुआ है तो रिटर्न के लिए ये वाला फॉर्मूला और रिस्क के लिए ये वाला फॉर्मूला। क्लियर हो गया या नहीं? यस सर, हमें समझ आ गया। सर आप कोई क्वेश्चन करा सकते हो? सर बिल्कुल, कैसी बात कर दी आपने, क्वेश्चन कराने ही तो आया हूं। आ जाओ, चेक करते हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। लिखो जरा। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1, मुझे 3 साल का रिटर्न गिवन है, 10%, 15 और 20%, ठीक है ना। मुझे 3 साल की रिटर्न मालूम है एक कंपनी की XYZ लिमिटेड की। क्लियर है? एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ईयर डाटा दिया हुआ है तो आप समेशन ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय क्या कर देना, एन। तो तीनों को प्लस करो, कितना आएगा, 45। तो 45 डिवाइड बाय 3, क्या 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा? बिल्कुल सही। अब मेरा क्वेश्चन, डू यू थिंक, आर यू श्योर कि 15 आएगा? बच्चा कहता है नो, आई एम नॉट श्योर, देयर माइट बी सम डेविएशंस। कम ऑन, देयर माइट बी सम डेविएशन। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हेन यू से देयर माइट बी सम डेविएशन, सो दैट डेविएशन
जिसकी आप बात करते हो, क्या वही रिस्क को जन्म देता है? यस। तो अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट रिस्क ऑल्सो, फाइंड आउट रिस्क ऑल्सो, तो आपने क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब देखो क्या करेंगे हम, आर माइनस आर बार का स्क्वायर करना है आपने। आर मतलब एक्चुअल रिटर्न माइनस आर बार मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर। क्या मतलब? देखो आर कितना है 10, आर बार कितना है 15, 10 माइनस 15 कितना हो गया? -5 का स्क्वायर 25, 15 माइनस 15 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, 20 माइनस 15 5, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका आप सम टोटल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 50। क्लियर है? तो 50 क्या बना मेरे पास? सर फॉर्मूला था समेशन ऑफ आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो आप में से कौन बताएगा ये जो सम आया दिस इज 50 और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 3, तो क्या रूट ऑफ 50/3 विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन? स्क्वायर रूट ऑफ 50/3 विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या सबको क्लियर हो गया? एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं जरा फटाफट से, कौन आंसर देगा इसका? जल्दी जल्दी देना बेटा। हाँ जी, कौन बताएगा, कौन बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन बताएगा? 50/3, अरे जल्दी बताओ ना यार, बता दो यार, अपने आप कर लो चलो। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, कर लेना इसको। तो मेरा क्वेश्चन है, लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग इट, आप खुद कर लेना, मेरा कैलकुलेशन काम नहीं कर रहा। हाँ सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं ये कहूँ कि ये 4% आ गया, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा ये बताना है आपने। आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? हाँ जी, व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ 4%? बच्चा कहता है सर बड़ा आसान है। क्या मतलब है? देखो वी आर एक्सपेक्टिंग 15 बट इट मे डेविएट बाय 4%, इट मे डेविएट बाय 4%, मतलब ये 4 ज़्यादा भी हो सकता है, ये 4 कम भी हो सकता है, दैट इज डेविएशन। कम ऑन, दैट इज डेविएशन। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर एक प्रोबेबिलिटी वाला भी करा दो। बिल्कुल करा देंगे। लिखो जरा, रिटर्न दिया हुआ है 20, 22, 25, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.1, 0.6, 0.3। ठीक है, और क्वेश्चन मेरा वही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो और उसके बाद रिस्क निकालो। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए रिटर्न इनटू कॉरस्पॉन्डिंग क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी। 20% रिटर्न हो सकती है बट इसके चांसेस कितने हैं? 10%। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 2%, 22 इंटू 0.6, 25 इंटू दिस। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे जरा। हाँ जी, फटाफट से निकालना है सबने। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ जी, 22 इंटू 0.6, 13.2, 13.2 प्लस 0.75 प्लस 2, तो ये आ गया 15.95%। क्लियर है? तो 15.95% मेरा क्या निकल आया? एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब बच्चा कहता है सर रिस्क भी निकाल दो। कैसे निकालेंगे सर? देखो आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर इंटू पी करना है आपने। कैसे? आर कितना था? 20 माइनस दिस, तो आराम आराम से देखो जरा, 20 माइनस 15.95, यह आ गया 4.0405 इंटू 4.05 दोबारा से इंटू 0.2। आप चेक कर लीजिएगा, दिस विल बी 3.2805। समझ आ रहा है मैंने क्या किया? 20 में से पहले माइनस करा 15.95, 4.05 आया, उसका स्क्वायर करा, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी कर दिया। ऐसे ही एक बार दोबारा देखेंगे, 22 में से माइनस करो 15.95, यह आएगा 6.05, फिर इसका स्क्वायर करना है हमें, 6.05 का स्क्वायर करेंगे 36.6025 इंटू प्रोबेबिलिटी कर देंगे 0.6, तो ये आ जाएगा 21.9615। देखो जितना क्वेश्चन करोगे ना अपने हाथ से उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है ना? ये लर्न नहीं होता, फॉर्मूले कभी लर्न नहीं होते अनलेस एंड अनटिल आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं। क्लियर है? जब तक आपने प्रैक्टिस ना करी हो। चलो 25 माइनस 15.95, ये आ गया मेरे पास 9.05 इंटू 9.05, ये आ गया 81.90 इंटू 0.3, तो ये आ गया 81 पॉइंट, ओहो 81.90 इंटू 0.3,
यह आ गया 24.57, चेक कर लेना, है ना, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, और जो भी आंसर आएगा क्या उसको रूट में डाल देना, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से रिस्क निकालना भी आ गया और रिटर्न निकालना भी आ गया। अच्छा, कई बार बच्चा पता है क्या कहता है सर अगर क्वेश्चन में रिटर्न ही ना दी हो, जैसे हर क्वेश्चन में तो आप रिटर्न दी होती है, बाई चांस अगर रिटर्न ना दी हो तो क्या करेंगे, तो लिखो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न कैसे निकलती है। याद रखना किसी भी सिक्योरिटी की रिटर्न दो चीजों को जोड़कर आती है, कौन कौन सी लिखो, एक होता है डिविडेंड यील्ड और एक होता है कैपिटल गेन यील्ड। दो तरह की रिटर्न्स होती है जिनको जोड़कर हमें मिलती है सिक्योरिटी रिटर्न। कौन कौन सी दो होती हैं, एक तो डिविडेंड यील्ड होती है और दूसरी कैपिटल गेन यील्ड होती है। अब बच्चा कहता है सर डिविडेंड यील्ड क्या होता है, देखो अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं, P0 का मतलब जो आपने इन्वेस्ट करा, और बदले में आपको डिविडेंड मिला, क्योंकि डिविडेंड उसी समय नहीं मिलेगा, आफ्टर 1 ईयर मिलता है, तो हम मान के चलते हैं D1/P0, क्लियर है। और कैपिटल गेन कैसे आएगा, सोचो अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था, अगर वो 110 का हो गया, अगर वो शेयर 110 का हो गया, 100 का खरीदा था, शेयर 110 का हो गया, क्या 10 रुपये कैपिटल गेन है, यस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे P1 - P0/P0, क्लियर है, P1 - P0/P0। अब मुझे बताओ क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, यस। P0 कॉमन है, D1 + P1 - P0 × 100 कर देना, तो यू विल गेट योर रिटर्न। समझ आ गया। तो कई बार ऐसा बिल्कुल होगा कि क्वेश्चन में रिटर्न ही नहीं दी होगी, तो आगे क्वेश्चन कैसे करोगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सर सबसे पहले मुझे रिटर्न निकालनी है। रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा, दो चीज़ों को सम अप करके आएगा, कौन कौन सी, डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होती है, D1 प्राइस, और कैपिटल गेन क्या होता है, P1 - P0, ये कैपिटल गेन है, डिवाइड बाय P0 के, तो वो यील्ड, यील्ड मतलब परसेंटेज में आ जाएगा, रिटर्न इन परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी करके दिखाना है आपने। मान लो एक कंपनी का शेयर करंटली था 100 रुपये का, ठीक है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 साल बाद कंपनी डिविडेंड देगी 5 रुपये और इसका शेयर होगा 90 रुपये का। 1 साल बाद मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी 10 रुपये दे और ये 110 रुपये का हो, और कंपनी 15 रुपये दे और ये 120 रुपये का हो। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। अब मुझे बताओ क्या फ्यूचर में हमने एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ले ली, यस। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटीज़। अब मैं पूछूंगा आपसे, बताओ ऐसा होगा इसके चांसेस क्या हैं, लेट्स से 10%, ऐसा होगा इसके चांसेस क्या हैं, लेट्स से 50%, ऐसा होगा इसके चांसेस क्या हैं, लेट्स से 40%। तो हमें साथ में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना। आप मुझे फटाफट से बता देंगे स्टेप नंबर 1 में मैं क्या करूंगा, जल्दी बताना है। स्टेप नंबर 1 में मैं क्या करूंगा, सर आप ना स्टेप नंबर 1 में ना पहले रिटर्न निकालोगे, वेरी गुड। नाउ हु विल टेल मी रिटर्न कैसे निकालूंगा, सर अभी अभी आपने बताया D1 + P1 - P0/P0, वेरी गुड। D1 + P1 बताओ, 5 + 90 95, 95 - 100/100 × 100, ये कट जाएगा क्या, -5%। ओ सर रिटर्न नेगेटिव हो सकती है, यस। सोचो 10 रुपये की चीज़ थी, 6 रुपये की रह गई, क्या रिटर्न नेगेटिव नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। रिटर्न कैन बी नेगेटिव, याद रखना, रिटर्न कैन बी नेगेटिव। ठीक है सर, इन दोनों को प्लस करो, 120 - 100, 120 - 100, 20 / 100 कितना हो गया, कम ऑन 20%, और यहाँ पे कितना आ गया, 35%। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी भी है, रिटर्न भी है, क्या ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, यस। पल्ले पड़ गया, बिल्कुल समझ आ गया सर। सर हमें समझ आ गया कि कोई भी सिक्योरिटी को एनालाइज करते समय हमें उसका रिस्क और रिटर्न कैसे निकालना होता है, हमें दोनों फॉर्मूले पूरे अच्छे से समझ आ गए। और क्वेश्चन में अगर रिटर्न नहीं दिया हुआ तो स्टेप नंबर 1 में हमेशा हम क्या निकालेंगे, पहले रिटर्न निकालेंगे। यस प्लीज, आई होप सो दिस इज डन नाउ। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे जरा, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, ऑन बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। अच्छा मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो का चैप्टर ना हम लोग 2 क्लासेस में कवर अप करेंगे। आज हम सारा प्रैक्टिकल कवर अप करेंगे और कल की क्लास जो होगी दैट विल बी ऑन थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
तो कल हम सारा क्या कवर अप करेंगे, थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट जितने भी इसकी थ्योरी है, आप सबको मालूम है कि इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं 100%, क्लियर है। तो हम कल थ्योरी करेंगे और आज सारा प्रैक्टिकल कवर अप करेंगे। वेरी गुड, चलो कम ऑन। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। चलो आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, फटाफट से बताना है। सपोज वी हैव टू सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई, सबने आंसर देना है। सपोज वी हैव टू सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई, दो सिक्योरिटीज है, एक एक्स और एक वाई है, ठीक है। और एक्स का रिटर्न और एक्स का रिस्क ये हमें गिवन है। सपोज करो इसका रिटर्न है 18%, इसका भी रिटर्न है 18%, इसकी रिस्क है 9, इसकी रिस्क है 10। फटाफट से बता दो कौन सी सिक्योरिटी सेलेक्ट करोगे। वेरी सिंपल सर, रिटर्न सेम है तो क्राइटेरिया रिस्क बेसिस पे होगा और जिस सिक्योरिटी का रिस्क सबसे कम होगा वो हम ले लेंगे, इसका मतलब एक्स सिलेक्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूँ कि दो सिक्योरिटीज है, इसका रिस्क 9 है, इसका भी रिस्क 9 है, इसका 22 है, इसका 24 है, बताओ जी। सर जब रिस्क सेम है तो क्राइटेरिया विल बी रिटर्न, एंड रिटर्न ज्यादा किसकी है सर, वाई की, सो विल गो फॉर वाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, अगर रिस्क सेम तो क्राइटेरिया रिटर्न, रिटर्न सेम तो क्राइटेरिया रिस्क। डेफिनेटली सिक्योरिटी वही अच्छी होगी जिसकी रिटर्न ज्यादा या जिसकी रिस्क सबसे कम। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना सबने, अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का रिस्क रिटर्न अलग हो जाए, दोनों का रिस्क रिटर्न अलग हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल तो है। कैसे? देखो, अगर मैं कहूँ कि एक सिक्योरिटी का रिटर्न जो है वो 18 था, इसका 20 था, इसका रिस्क 9 था, इसका रिस्क 10 था और इसका 11 था, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो हु विल टेल मी इन सच सिचुएशन हम क्या निकालते थे? वेरी गुड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कम ऑन, क्या निकालते थे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नो, कौन मुझे बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको सिखाया था, किसी को याद है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक फॉर्मूला था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रिटर्न इनटू 100। तो 10/18 इंटू 100, 11/20 इंटू 100, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे लो होगा क्या वो बेस्ट हो जाएगा? वेरी गुड। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कब यूज करते हैं? जब रिस्क एंड रिटर्न बोथ आर डिफरेंट, ऐसे में हम निकालते हैं सीओवी, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम होता है क्या उसे हमें सिलेक्ट करना होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आई एम वेरी श्योर हमें सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें क्या सीखना है, पहले मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं, ठीक है? सबने आंसर देना है। मुझे एक बात बताओ, जब हम कोई दो सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी 1 सिक्योरिटी 2, इन दोनों को मुझे सिलेक्ट करना है, आप में से कौन बताएगा ऑब्जेक्टिव क्या होता है वाइल सिलेक्टिंग द सिक्योरिटीज? सी, मैं क्वेश्चन अपना ठीक करता हूं पहले। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास 10,000 रुपए हो, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन 1 सिक्योरिटी ऑफ रिलायंस? सिर्फ सारा पैसा रिलायंस में डाल दो, या फिर आपके हिसाब से कुछ पैसा रिलायंस में, कुछ टीसीएस में, कुछ मारुति में, ऐसा डालना ज्यादा बेटर है? बस ये क्वेश्चन है मेरा। केस 1 बेटर है या केस बी? ए और बी में बेटर कौन सा है? वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट एंटायर इन्वेस्टमेंट इन 1 सिंगल सिक्योरिटी, और यू वुड लाइक किसमें टू स्कैटर योर मनी इन द डिफरेंट सिक्योरिटी? बहुत बढ़िया। क्या बी इज बेटर? वाई? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कम ऑन, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो इफ यू रियली वांट टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क, so you should create a portfolio. Come on, you should create a portfolio. लेकिन अब मेरा क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, क्या पोर्टफोलियो क्रिएट करते समय हमें एक से ज्यादा सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करना? आंसर इज यस। लेकिन अब हमें क्या सिखाया जा रहा है वो सुनो। कहते हैं उन सिक्योरिटीज को आप सिलेक्ट करिए जिनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव हो। अगर आप सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो कौन सी सिक्योरिटीज को आप अपने में लेकर आओ? जिनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। कम ऑन, क्या होना चाहिए? नेगेटिव कोरिलेशन। बच्चा कहता क्यों? देखो, सोचो, अगर दो सिक्योरिटीज में पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ तो इसका मतलब क्या है? कोरिलेशन अगर पॉजिटिव है तो मतलब ये ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगी, ये गिरेगी तो ये भी गिरेगी, तो दैट मीन्स दे आर हैविंग पॉजिटिव कोरिलेशन। तो फिर डाइवर्सिफिकेशन कहाँ हुआ? अगर एक इंडस्ट्री में फॉल आया, दूसरी में भी उसी समय फॉल आ गया, तो फिर आपका तो पैसा बर्बाद हो जाएगा।
हाँ सर सही कह रहे हो। तो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट कब मिलता है? जब आप ऐसी सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करो जिनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। सारे बोलो क्या होना चाहिए? नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन, क्या सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करते समय, क्या हमें उनका कोरिलेशन भी देखना चाहिए? यस। तो अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, सर कोरिलेशन कैसे निकालते हैं? लिखो जरा, हाउ टू फाइंड कोरिलेशन। हाउ टू फाइंड कोरिलेशन, दो सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन कैसे निकालते हैं? तो पहले जरा समझेंगे। कोरिलेशन को डिनोट करते हैं हम आर से। आर की वैल्यू रेंज करती है -1 to 1। आर की वैल्यू रेंज करती है -1 to 1। याद रखना, जब आर की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब देयर इज नो डाइवर्सिफिकेशन। सो यहां पर आपके पोर्टफोलियो में हाईएस्ट रिस्क होगा। अगर आप ऐसी सिक्योरिटीज को लेकर आओगे, याद रखना यही क्वेश्चन थ्योरी में पूछेगा वो, और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे याद रखना एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि इफ सपोज टू सिक्योरिटीज वी आर सिलेक्टिंग विद कोरिलेशन 1, तो उनका रिस्क कैसा होगा? तो आपने क्या बोलना है? हाईएस्ट रिस्क होगा। अगर इनके बीच में कोरिलेशन -1 है, -1 का मतलब समझ है, अगर एक ऊपर तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर तीसरा नीचे, ऐसे जाएगा, तो क्या ये परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है? कम ऑन, क्या बोलेंगे इसको? परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। और क्या इसमें लोएस्ट रिस्क होगा? सारे बोलेंगे इसमें रिस्क क्या होगा? लोएस्ट रिस्क होगा। क्या सबको क्लियर है? बताओ सबसे हाईएस्ट रिस्क कहां पे है? सर राइट साइड पे। सबसे लोएस्ट रिस्क कहां पे है? सर लेफ्ट साइड पे। क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन, आपको कौन सी सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करना चाहिए? बच्चा कहता है जिसका R -1 हो, जो कम जिसका R -1 हो। देखो अब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, दो सिक्योरिटीज के बीच में R का -1 आना ये महज इत्तेफाक है। बुकिश तो पॉसिबल है, जब मैं क्वेश्चन क्रिएट करूंगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूं कि उनके बीच में कोरिलेशन -1 आ जाए, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है? तो आपको अब ये बोलना है, सर हमारी कोशिश रहेगी उन दो सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करना जिनके बीच में कोरिलेशन नेगेटिव हो। -1 एग्जैक्ट हो ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन उठता है, सर आर निकलेगा कैसे? तो आर को निकालने के लिए कौन बताएगा? कोवेरियंस बिटवीन टू सिक्योरिटीज अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज। दोबारा बोलेंगे कौन सा? कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अच्छा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर पीछे भी था वो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था, और ये कौन है? कोवेरियंस है। कम ऑन, क्या है ये? कोवेरियंस। बच्चा कहता है सर कोवेरियंस कैसे निकलता है? लिख लो। कोवेरियंस निकालने के अगर आपको याद हो तो मैंने कौन बताएगा? 2 मेथड सिखाए थे। एनीबडी कोई याद करके बता सकता है? 2 मेथड कौन से सिखाए थे? हाँ सर आपने 2 मेथड सिखाए थे, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा। सर एक था R माइनस आर बार एक्स, आर वाई माइनस आर वाई बार डिवाइड बाई एन, और दूसरा आपने कहा था सर आर एक्स माइनस आर एक्स बार, आर वाई माइनस आर वाई बार, और इनटू में प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सही। अगेन डिपेंडिंग अपॉन क्या, कि अगर लास्ट ईयर डेटाज होंगे तो एन वाला फॉर्मूला, और अगर फ्यूचर फोरकास्टिंग होगी तो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला। तो कोवेरियंस का या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, या फिर ये वाला, सॉरी या तो ये वाला या ये वाला। अच्छा, एक बारी कोवेरियंस आ गया, यहां पुट कर देना तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ आर। आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आर। मैं फिर रिपीट करूंगा, आर की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। आर की वैल्यू -1 है मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, आर की वैल्यू +1 है मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर हो गया? ठीक है सर। सर ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। रिस्क ऑफ एक्स, रिस्क ऑफ वाई, और ये क्या है? कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्लियर है? ठीक है सर। सर रिस्क मैंने पहले सिखा दिया था, यस। कोवेरियंस मैंने अभी सिखा दिया, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे स्पीड में, लिखो जरा, लिखेंगे जरा। अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। सपोज करो वी हैव टू सिक्योरिटीज आर एक्स एंड आर वाई,
और मतलब एक्स एंड वाई दो सिक्योरिटीज़ है और उनके मैं रिटर्न्स दे रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसका रिटर्न 10%, इसका 12 और 14, ये पिछले 3 साल में इसके रिटर्न्स थे। ठीक है, जब इसका 10 था ना तो उस समय इसका था 20, फिर इसका हो गया 22 या 24 लगा लेते हैं। ठीक है, और फिर हो गया 28। बिना पढ़े कोई बता सकता है इनके बीच में कोरिलेशन है? यस। जब x बढ़ रहा था तो क्या y भी बढ़ रहा था? यस, कोरिलेशन तो है। और क्योंकि दोनों, अगर एक बढ़ रहा था और दूसरा भी बढ़ रहा था तो क्या इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है? यस। तो आइए चेक कर लेते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले आप क्या निकालो, आर एक्स बार। बताओ जी, तीनों को समअप करो, तीनों को समअप करो, कितना आएगा? 36। सो 36 डिवाइड बाई 3, 12%। यहाँ पे तीनों को समअप करो, कितना आएगा? 72। 72 डिवाइड बाई 3, 24%। क्लियर है? फिर मैंने क्या कहा, आर एक्स माइनस आर एक्स बार, आर वाई माइनस आर वाई बार, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, आर एक्स माइनस आर एक्स बार, आर वाई माइनस आर वाई बार। क्लियर है? ठीक है, अब देखो 10 में से 12 गया -2, 12 में से 12 गया 0, 14 में से 12 गया 2, 20 में से 24 गया -4, 24 में से 24 गया 0, 28 में से 24 गया 4। क्लियर है? तो एक हो गया आर एक्स माइनस आर एक्स बार, एक हो गया आर वाई माइनस आर वाई बार। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं? यस। 808, टोटल आ गया 16। क्या यहाँ तक क्लियर? यस। कोवेरियंस का फॉर्मूला किसी को याद हो? यस सर, आपने कहा था कि इसका सम डिवाइड बाय n। वेरी गुड, तो कौन बताएगा? सम इन तीनों का करूंगा तो कितना आएगा? 16 डिवाइड बाय 3। क्या ये हमारे पास कोवेरियंस आ गया? ठीक है सर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना था। ओहो, स्क्वायर भी तो करना था फिर। चलो, कोवेरियंस आ गया ना। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लोगे आप। अब जो भी आएगा क्या डिनोमिनेटर में रख देना। आप अपने आप देख लेना, आप अपने आप देख लेना कि इसका कोरिलेशन जो है ना वो 1 आएगा, 1 आएगा। परफेक्ट कोरिलेशन है। आपको कैसे पता सर बिना सॉल्व करे? देखो, क्या रिटर्न में 20% चेंज आया तो क्या इसमें भी 20% चेंज आया? यस। यहां पे अगर 40% चेंज आया तो यहां पर भी 40% चेंज आया। यस। तो जब परसेंटेज चेंज बराबर है तो क्या ये परफेक्ट कोरिलेशन है? यस। पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि दोनों बढ़ रही थी, ये बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है, तो क्या इनके बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है? तो इनके बीच में आर की वैल्यू क्या आएगी? +1 आएगी। आप ट्राई कर लेना, क्या रिस्क ऑफ एक्स रिस्क ऑफ वाई निकाल के आप आर का फॉर्मूला डाल देना। कोवेरियंस मैंने निकाल दिया है, ठीक है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आप करके देख लीजिए, यू विल गेट आर इज इक्वल टू +1। समझ आ गया? ठीक है सर, सर समझ आ गया। तो हाउ टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज? क्या मैं इसको लॉक करूं? यस सर। अब दोबारा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से समझना है आपने। सर नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। लिखो जरा, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। कैसे पता लगाया जाए कि वेदर अ सिक्योरिटी इज करेक्टली प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड? ठीक है, कैसे पता लगाया जाए कि अ सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस्ड, अंडर प्राइस्ड और करेक्टली प्राइस्ड? तो ये पता लगाने के लिए ध्यान से देखेंगे जरा, हमें क्या करना है, वी विल कैलकुलेट डिजायर्ड रिटर्न। कई लोग इसको रिक्वायर्ड रिटर्न भी बोलते हैं बेटा। क्या निकालेंगे आप? रिक्वायर्ड रिटर्न। टू फाइंड आउट वेदर अ सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस, अंडर प्राइस, करेक्टली प्राइस, वी विल कैलकुलेट डिजायर्ड और रिक्वायर्ड रिटर्न। बच्चा कहता है सर ये कैसे निकलेगी? लिख लीजिए, रिक्वायर्ड रिटर्न निकालेंगे यूजिंग CAPM, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सारे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, क्या बोला मैंने? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। वेरी गुड। नाउ हु विल टेल मी यूजिंग CAPM, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, अगर मुझे डिजायर्ड या रिक्वायर्ड रिटर्न निकालनी हो तो मेरा फॉर्मूला क्या था? बच्चा कहता है सर डिजायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला अगर आपने मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली क्लास देखी हो तो मैंने तब भी बताया था। RF इज द रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा इज सिस्टमैटिक रिस्क, RM माइनस RF क्या होता है? मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्लियर है? ठीक है सर।
सर आपने तो वहां पर ये बताया था कि इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पोर्टफोलियो के चैप्टर में हम इसको क्या बोलते हैं, हमारी डिजायर्ड रिटर्न है ये। कम ऑन, ये हमारी क्या है, डिजायर्ड रिटर्न्स। क्लियर है? ठीक है सर। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि आपकी डिजायर्ड रिटर्न है 22%। सपोज यू आर डिजायरिंग कितना, कि मुझे मिनिमम कितना चाहिए, 22% चाहिए। आपको मिनिमम कितना चाहिए बेटा, 22% चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन सारे सामने देखेंगे जरा। अगर मैं ये कहूं कि एक सिक्योरिटी की एक्चुअल रिटर्न डिजायर से ज्यादा आ रही है, एक्चुअल रिटर्न मोर देन डिजायर है, शब्दों पे ध्यान देना मेरे। अगर किसी सिक्योरिटी की एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन डिजायर, क्या कहते हो सर? अगर एक्चुअल रिटर्न ज्यादा आ रही है जो मैं चाहता था, सर ये तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। वेरी गुड। और अच्छी सिक्योरिटी हमेशा याद रखना हमें सस्ती लगती है, तो ऐसी सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, अंडर प्राइज्ड सिक्योरिटी। क्लियर है? अगर AR और DR बोथ आर सेम तो इसको बोलते हैं करेक्टली प्राइज्ड सिक्योरिटी। लेकिन अगर मेरी चाहत ज्यादा है, आई एम डिजायरिंग फॉर 22 बट सिक्योरिटी इज ऑफरिंग 18%, तो मैं क्या बोलता हूं, बेकार, गंदी सिक्योरिटी। और गंदी सिक्योरिटी हमेशा हमें महंगी लगती है, दैट इज ओवर प्राइज्ड। क्लियर हो गया जी? सो एनी सिक्योरिटी कैन बी कॉल्ड एज अंडर प्राइज्ड, ओवर प्राइज्ड, करेक्टली प्राइज्ड, डिपेंडिंग अपॉन two things. One is actual return, one is what is my desired return. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अपना desired return निकालना पड़ेगा. Then you need to compare your desired return with the actual return. If your actual return is much higher या equal to DR, तो वे ये सिक्योरिटी सिलेक्ट हो जाएगी. लेकिन अगर एक्चुअल रिटर्न कम आ रही है तो फिर हम इसको एक्सेप्ट या सिलेक्ट नहीं करेंगे. क्लियर है? यस सर. प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इज ऑल डन नाउ. आई एम वेरी श्योर प्राइसिंग पता लगाने के लिए कि अंडर है, ओवर है या फिर करेक्टली प्राइस्ड है, वी विल कंपेयर टू थिंग्स, AR with DR. AR is actual return, DR is desired return. So we need to calculate desired return using CAPM model. And CAPM model कहता है किसी भी पर्सन की डिजायर दो चीजों को जोड़कर बनती है. एक रिस्क फ्री रिटर्न, कम ऑन, एक क्या होता है, रिस्क फ्री रिटर्न, और दूसरा होता है सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम. सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम. तो ये रिस्क प्रीमियम था, अगर आपको याद हो, इनटू बीटा करते ही क्या वो सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम बन जाता है. क्या सबको क्लियर? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया. एक क्वेश्चन करा दो सर. लिखो लिखो रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है 6%, बीटा दिया हुआ है 1.2, मार्केट रिटर्न दिया हुआ है 16%, और इस सिक्योरिटी की एक्चुअल रिटर्न है 22. आपको कमेंट करना है कि वेदर दिस सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस, अंडर प्राइस या करेक्टली प्राइस्ड. फटाफट से करेंगे. हाँ जी, कोई आंसर बताएगा बेटा इसका? कैसे करेंगे बताओ सर? सबसे पहले यूजिंग दिस डेटा क्या हम पहले डिजायर्ड रिटर्न निकालेंगे? यस. कैसे निकालेंगे सर? RF कितना है? 6. ये तो मिनिमम चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए? रिस्क प्रीमियम चाहिए. यस. तो रिस्क प्रीमियम मार्केट का कितना है? 10. तो सिक्योरिटी का भी कितना होना चाहिए? 10 या 10 से ज्यादा, डिपेंड करता है सिक्योरिटी का बीटा कितना है. क्योंकि बीटा 1 से बड़ा है. कुछ याद आ रहा है? हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा पढ़ा हुआ है, मैं अभी वो भी करा देता हूं. अगर बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या बीटा का यानी कि सिक्योरिटी का जो रिस्क है क्या वो मार्केट से ज्यादा है? बिल्कुल सही. तो क्या मैं यहाँ पे 1.2 रख दूंगा तो प्रीमियम कितना आएगा? 12 प्लस 6 18%. तो इसका मतलब मुझे तो 18 चाहिए, जबकि कंपनी कितना दे रही है? 22. सर ये तो बहुत बढ़िया सिक्योरिटी, और बढ़िया सिक्योरिटी हमेशा अंडर प्राइज्ड होती है. कम ऑन, क्या होती है? अंडर प्राइज्ड. अब जितने बच्चों को बीटा नहीं याद आ रहा तो उनको मैं पहले याद करा देता हूं. आई विल टेक जस्ट 1 मिनट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा. लिखिए जरा, बीटा का मतलब क्या होता था? राइट ऑन द टॉप, मीनिंग ऑफ बीटा. सी, बीटा होता था सिस्टमैटिक रिस्क. लिख लीजिए, बीटा क्या होता था? सिस्टमैटिक रिस्क होता था. बच्चा कहता है सर सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? लिख लीजिए, सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता था रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ड्यू टू मार्केट. देखिए, एक होता है सिक्योरिटी में फ्लक्चुएशन अपनी वजह से, लाइक कंपनी में लॉकआउट हो गया, ठीक है ना,
कंपनी की प्रोडक्शन गिर गई, कंपनी की मैनेजमेंट खराब है, कंपनी ने गलत पॉलिसीज ले ली, और इन वजहों से अगर शेयर गिर रहा है या रिटर्न गिर रही है तो उसको क्या बोलते हैं? अनसिस्टमैटिक। कौन क्या बोलते हैं? अनसिस्टमैटिक। लेकिन सिस्टमैटिक का मतलब होता है समथिंग जो पब्लिकली हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। मान लो कोरोना हुआ, अब मुझे बताओ जब कोरोना हुआ तो लॉकआउट हुआ, जब लॉकआउट हुआ तो इसमें सभी कंपनीज ने सफर किया होगा, यस। तो क्या सभी कंपनीज की रिटर्न गिर गई होगी? बिल्कुल यस। तो मेरा क्वेश्चन है, ऐसी रिस्क जो सबके साथ हो या कॉमन होती है, सारे बोलेंगे जो कॉमन होती है, एक सेकेंड, हाँ जी, जो सबके लिए होती है, कॉमन होती है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क। सारे बोलेंगे क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क। और सिस्टमैटिक रिस्क को हम डिनोट किससे करते हैं? बीटा से। हाँ जी, किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना सबने। अब पता कैसे चलेगा कि किसी भी सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा है या कम है ना? देखो, कहते हैं बीटा की वैल्यू अगर तो 1 है, या बीटा की वैल्यू मोर देन 1 है, या बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है। तो अब इन तीनों का इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। सपोज करो बीटा की वैल्यू मोर देन 1, लेट अस टेक 1.2, बीटा की वैल्यू लेस देन 1, लेट अस टेक 0.8। ध्यान से सुनना, यहां पर हमें क्या कहा गया? अगर बीटा की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इज सेम एज रिस्क ऑफ मार्केट। अब बच्चा कहता क्या मतलब? देखो, इसका मतलब अगर किसी वजह से मार्केट में 10% गिरावट आएगी ना, तो सिक्योरिटी में भी 10% ही आएगी। तो बीटा 1 हो गया, यानी कि दोनों में फ्लक्चुएशन बराबर आएगी। क्लियर है? ठीक है सर। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि बीटा 1.2 है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो ज्यादा है। किससे? मार्केट के रिस्क से। कितने से? लिख लो, बाय 20% से। यानी कि सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है। किससे? मार्केट से। कितने परसेंट से? 20% से। क्लियर है? क्या मतलब सर? अगर मार्केट गिरेगी 10% तो सिक्योरिटी गिरेगी, लेकिन 10 नहीं, 10 से ज्यादा। कितना ज्यादा? 20% ज्यादा। अब 10 का 20% यानी कि 2% ज्यादा। वेरी गुड, समझ आ गया? अगर मार्केट गिरेगी 10 से तो सिक्योरिटी गिरेगी 10 से या 10 से ज्यादा। कितना ज्यादा? 20% ज्यादा। सर 20 कैसे बोल रहे हो आप? क्योंकि ये 1.2 है। अगर ये 1.3 होता तो 30% ज्यादा, 1.4 होता तो 40% ज्यादा। समझ आ गया? यस सर। और अगर मैं बोलता हूं बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब सिक्योरिटी का रिस्क, लिख लीजिए, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी कम है। किससे? मार्केट से। कितना कम है? सर 20% कम है। कैसे पता चला? क्योंकि वो 1 से 0.2 लेस है, तो 20%। अगर ये 0.7 होता तो सर 30%, 0.6 होता तो सर 40%। समझ आ गया? जितना ये 1 से छोटा होगा, क्या उतना परसेंटेज ऑफ रिस्क कम होगा उस सिक्योरिटी में एज कंपेयर टू मार्केट। क्लियर हो गया? यस सर, समझ आ गया। बीटा की वैल्यू बेसिकली बताती है कि एक सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क कैसा है, ये हमने यहां पे समझा। क्लियर है? ठीक है सर। देखो, क्लास में मैंने, आप सबको मालूम है कि आई टेक 2 hours टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं इसको 5 मिनट में समझा सकूं। आई ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है? फिर भी अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में बताना मुझे, सो आई विल ट्राई टू इलैबोरेट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? और ज़्यादा इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा? चलो, तो मेरे ख्याल से ये भी हमें समझ आ गया। अब बच्चा कहता है सर बीटा अगर ना दिया हो तो निकालना पड़ेगा। यस, तो लिख लो, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी अपॉन रिस्क ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। और मैंने एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी कल दिया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिवीजन क्लास में मैंने एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला दिया था। कौन लिख के दिखाएगा? चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखेंगे। वेरी गुड, सही लिखा आपने। कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर। डेरिवेशन भी दी थी मैंने कहा था कोरिलेशन के बदले में कोरिलेशन का फॉर्मूला लिख देना, ये बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन
वेरिएंस ऑफ मार्केट। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, बीटा को कैलकुलेट करने का। डन, ठीक है सर, ठीक है सर, यहां तक हमें समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया बच्चे। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज पोर्टफोलियो। अब हम किस पे जा रहे हैं, पोर्टफोलियो पे। ठीक है, मुझे बताओ, जब एक बंडल ऑफ सिक्योरिटीज को सिलेक्ट किया जाता है, लाइक सिक्योरिटी 1 एंड सिक्योरिटी 2, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो अब मैं क्या जानना चाहता हूं, व्हाट इज पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। अब मेरा इंटरेस्ट किस में है, सिक्योरिटी में नहीं है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट इज माय रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज माय रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो जहां बंडलिंग हो जाती है, सारे बोलेंगे जहां बंडलिंग हो जाती है, क्या वहां पर हमारा इंटरेस्ट, वहां पर हमारा इंटरेस्ट सिक्योरिटी रिस्क और रिटर्न में होता है या पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न में। वेरी गुड, पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। तो आप में से कौन बता सकता है पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकलेगा। बच्चा कहता है वेरी सिंपल, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 1 इंटू वेट 1, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 2 इंटू वेट 2। सिंपल। बच्चा कहता है सर अगर 3 होंगी तो एक और जोड़ देना, 4 होंगी तो एक और जोड़ देना, 5 होंगी तो एक और जोड़ देना। सो सिंपल ना। यस सर, समझ आ गया सर। तो जब भी हमें पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना होगा, क्या हम दो चीज़ों को कंसिडरेशन में लेंगे, एक इंडिविजुअल रिटर्न और एक उस सिक्योरिटी का वेटेज। बच्चा कहता है सर वेट क्या होता है, आ जाओ आप बता दो वेट क्या होता है। इधर देखो, मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं और मैंने 6,000 ए में लगाए हैं और 4,000 मैंने सिक्योरिटी बी में लगाए हैं। ए में कितने लगाए हैं 6,000, बी में कितने लगाए हैं 4,000। आप बता सकते हो ए का वेट कितना होगा। सर 6,000 डिवाइड बाय 10,000, सर 60% होगा। चलो बताओ वेट ऑफ बी कितना होगा। सर 4,000 डिवाइड बाय 10,000, सर 40% होगा। वेरी गुड। तो वेट निकालना तो बड़ा आसान है, इन्वेस्टमेंट इन दैट सिक्योरिटीज डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन दैट सिक्योरिटीज डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या हमें वेट दे देगा। यस। तो आपने वेट्स निकाला, सिक्योरिटीज के रिटर्न से मल्टीप्लाई करा, सम अप करा, यू विल गेट योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्लियर है। यस सर, समझ आ गया। वेरी गुड। अब हमें निकालना था एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक चार्ट बना दूं, ठीक है ना। फिर वो चार्ट जब आप देखोगे ना, तो आपके सारे फॉर्मूले जो है ना 2 मिनट में रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, क्लास तुम्हें अच्छी लगती है, कभी लाइक और कमेंट कर दिया करो यार, हैं। बस तुम अपना मतलब निकालते हो, क्लास देखते हो, बंद करके भाग जाते हो, हैं। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोगों को क्लास कितनी अच्छी लगी, लल्लुओ, कि नहीं। यस। क्या क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर। ओके, चलो। एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं। सर हमेशा याद रखना, किसी भी पोर्टफोलियो का रिस्क 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज, वेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोरिलेशन। क्यों सर, देखो कोई भी 2 सिक्योरिटीज में कितना डाइवर्सिफिकेशन है, अगर उनमें डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा तो क्या कंबाइंड रिस्क कम होगा। हाँ सर। और अगर उनमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ ही नहीं या कम हुआ तो क्या कंबाइंड रिस्क ज्यादा आएगा। यस, इसीलिए बीच में आर का भी रोल होता है। ठीक है, चलो। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए। वैसे तो मैंने डेरिवेशन दी हुई है, बट आप फिलहाल तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लो। लिखो, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, ये एक्स सिक्योरिटी है का होल स्क्वायर, रिस्क ऑफ वाई वेट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ रिस्क ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स, रिस्क ऑफ वाई वेट ऑफ वाई, इनटू आर।
R stands for coefficient of correlation between these two securities X and Y. क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियोज. सर अगर हमारे पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटीज हुई तो लिखो, रिस्क ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर, रिस्क ऑफ वाई वेट ऑफ वाई का स्क्वायर, रिस्क ऑफ जेड वेट ऑफ जेड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ रिस्क ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स, रिस्क ऑफ वाई वेट ऑफ वाई, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, प्लस ट्वाइस ऑफ रिस्क ऑफ वाई weight of y, risk of z, weight of z into correlation of yz plus twice of z, risk of z, weight of z, risk of x, weight of x and correlation between x and z. ये सारे रूट में ही चल रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया. इसको सॉल्व करेंगे ना तो यू विल गेट योर कंबाइंड रिस्क विद 2 सिक्योरिटीज एंड दिस इज विद 3 सिक्योरिटीज. क्लियर है? पेपर में वैसे 2 सिक्योरिटीज वाले के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए 2 वाले पे ध्यान देना. लेकिन हाँ, ऐसा नहीं 3 वाला आ जाए तो कहो कि सर आपने तो कहा था. 3 वाला आता है इसलिए तो लिखवाया है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, 3 वाला आ सकता है, ठीक है ना? वैसे नॉर्मली कौन सा आता है? 2 वाला ही आता है. ओके सर, ठीक है. अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है यार, ये सिंपल सा फॉर्मूला है. आप लोगों ने इस पे क्वेश्चन करे ही होंगे तो इसमें मुझे लग नहीं रहा कि मुझे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है. अब मैं कराता हूँ मेन टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी वजह से बच्चा परेशान होता है. लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ वेट्स. ठीक है जी, वेट्स निकालना सिखाता हूं मैं आपको. ये वाला टॉपिक सबको बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है ना? और दिस इज माय लास्ट टॉपिक. उसके बाद मैं सिर्फ एक फटाफट से चार्ट बना दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है? ऊपर हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वेट्स. अब ये कैसे निकालते हैं देखो. मान लो मार्केट में 18% का रिटर्न आ रहा है और मार्केट का रिस्क है 10%. सपोज अगर कोई आदमी मार्केट में पैसा लगाता है तो 18% और मार्केट में रिस्क कितना है? 10. ऑल्टरनेटिवली हम रिस्क फ्री रिटर्न में पैसा लगा सकते हैं 7. क्लियर है? तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो पैसा मार्केट में लगाऊंगा या मैं पैसा रिस्क फ्री में लगाऊंगा. डन? ठीक है. अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बताओ, आप बताओ क्या वेट्स होने चाहिए कि अगर मेरी डिजायर है टू अर्न 20% रिटर्न. अगर मैं 20% कमाना चाहता हूं तो बताओ वेट्स क्या होने चाहिए मार्केट का और रिस्क फ्री का. अगर मैं क्या कमाना चाहता हूं? 20% रिटर्न. बच्चा कहता है सर कैसी बातें कर रहे हो, मार्केट में तो कितना मिल रहा है? 18. मार्केट में कितना मिल रहा है? 18. और आपको कितनी चाहिए? 20. सर 18 से ज़्यादा कैसे ले लोगे? तो तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनो. तरीका ये होता है, अपना पैसा तो मार्केट में लगा ही दो, प्लस क्या रिस्क फ्री से बोरो करो और वो भी मार्केट में लगा दो. तो जिससे क्या होगा, हम अपनी मार्केट रिटर्न में और वृद्धि यानी कि और इंक्रीज कर सकते हैं. तो कौन मुझे बताएगा? अगर आपको ये टॉपिक याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी कोई पर्सन मार्केट से ज़्यादा कमाना चाहता है तो पॉसिबल होता है, लेकिन उस केस में मार्केट का जो वेट है वो 1 से बड़ा हो जाता है. क्यों? क्योंकि अपना पैसा तो आप लगाओगे ही, क्या बोरो करके वो भी लगा दोगे. तो मार्केट में क्या ओन फंड से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया आपने. यस. और रिस्क फ्री का जो वेट है क्या वो नेगेटिव आएगा? बिल्कुल. तो आओ इसको टेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को. सपोज क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड वेट्स अगर डिजायर्ड रिटर्न इज 20%. क्या करना है सर? बहुत लल्लू वाला क्वेश्चन है ये. देखो, आपको डिजायर्ड रिटर्न के बदले में ना फॉर्मूला लगा देना है. कैसे? रिटर्न ऑफ मार्केट वेट ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री वेट ऑफ रिस्क फ्री इज इक्वल टू 20. राइट. मार्केट का रिटर्न कितना है? 18. वेट ऑफ मार्केट
रिस्क फ्री का रिटर्न कितना है 7, वेट ऑफ रिस्क फ्री इज इक्वल टू 20। क्लियर है? ठीक है। अब कौन मुझे बताएगा इन दोनों का वेट का सम 1 होना चाहिए? यस, हम सब ने पढ़ा हुआ है ये कि जब भी आप दो चीज़ों में पैसा लगाते हो तो क्या दोनों का सम 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता? बिल्कुल सही है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या अगर मैं चाहूं तो वेट ऑफ रिस्क फ्री के बदले में 1 माइनस वेट ऑफ मार्केट लिख सकता हूं? यस, इज इक्वल टू कितना? 20। 18 इंटू वेट ऑफ मार्केट प्लस 7 माइनस 7 टाइम्स वेट ऑफ मार्केट इज इक्वल टू 20। डन। सॉल्व करो। 18 माइनस 7 11 टाइम्स वेट ऑफ मार्केट इज इक्वल टू 13। तो वेट ऑफ मार्केट इज 13/11। सॉल्व करना जरा, फिर मैं इसको पढ़ना भी सिखा दूंगा। मार्केट का वेट कितना आया? 13/11, 1.18 आया। आप में से कोई मुझे इसका मीनिंग बता सकता है? 1.18। मैंने क्या कहा था? बिना क्वेश्चन छुए मैंने बता दिया था कि मार्केट का वेट 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है? 1.18। अपना पैसा तो मार्केट में लगाना ही पड़ेगा, लेकिन सारा पैसा भी लगा दोगे तो सिर्फ कितना मिलेगा? 18%। लेकिन अगर तुम 18 से ज़्यादा कमाना चाहते हो तो क्या तुम 7% पे बोरो करके क्या 18 में इन्वेस्ट करोगे? अच्छा, 7% पे बोरो करेंगे, 20% पे इन्वेस्ट करेंगे। यस। कितना बोरो करेंगे? 0.18 ऑफ दी ओन फंड। मतलब अगर आपके पास 1 लाख था तो 18,000 बोरो कर लेना। अगर 1 करोड़ था तो 18 लाख बोरो कर लेना। समझ आ गया? ठीक है सर। अपना तो मार्केट में लगा ही देना, क्या वो बोरोड फंड भी मार्केट में लगा देना? यस सर। सर एक बात और, वेट ऑफ रिस्क फ्री कितना आएगा? सर -0.18 आएगा। सर माइनस क्यों? क्योंकि आपने रिस्क फ्री में पैसा लगाया है या बोरो करा है? बोरो। तो जहां से बोरोइंग होती है उसका वेट हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो वेट निकालना बड़ा आसान होता है बेटा, सिंपली फॉर्मूला डालो और वहां से वेट कैलकुलेट कर लो। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, कई जैसे मैंने यहां पे लिख दिया डिजायर्ड रिटर्न, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हो? डिजायर्ड रिस्क। तो एक वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड वेट्स इफ डिजायर्ड रिस्क इज इक्वल टू 10%। इस बार इन्होंने हमें क्या दे दिया? डिजायर्ड रिस्क। तो बच्चा कहता कोई बात नहीं सर, मैं यहां पे रिस्क का फॉर्मूला लगा दूंगा। वेरी गुड। क्या लगा दूंगा मैं? रिस्क का फॉर्मूला। लेकिन क्लास में अगर आपने ढंग से पढ़ा था तो कोई मुझे बता सकता है कि जब मैं रिस्क का यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक छोटा फॉर्मूला मैंने दिया था, और वो कौन सा था? मार्केट रिस्क इनटू वेट ऑफ मार्केट। बस इतना ही फॉर्मूला काम कर जाएगा। सर क्यों? मैंने आपकी क्लास नहीं ली है, ये कैसे आया? देखो, रिस्क ऑफ मार्केट वेट ऑफ मार्केट का स्क्वायर प्लस रिस्क फ्री का रिस्क इनटू वेट ऑफ रिस्क फ्री का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रिस्क फ्री का रिस्क वेट ऑफ रिस्क फ्री मार्केट का रिस्क वेट ऑफ मार्केट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या रिस्क फ्री का रिस्क 0 होगा? यस। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, खाली यही बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो कंबाइंड रिस्क का फॉर्मूला कितना बचेगा? सिर्फ रिस्क ऑफ मार्केट इनटू वेट ऑफ मार्केट। सर क्या ये हमेशा होगा? नहीं, ये तभी होगा जब, कम ऑन, ये तभी होगा जब एक मार्केट है और दूसरा रिस्क फ्री है, तभी ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाया। लेकिन अगर ये दो अलग अलग सिक्योरिटीज होती एक्स और वाई, तो फिर डेफिनेटली दोनों का थोड़ा बहुत रिस्क होता, तो क्या फॉर्मूला पूरा लगाना पड़ता? यस सर। तो ये छोटा फॉर्मूला सिर्फ कब लगाना है? जब एक मार्केट हो और दूसरा रिस्क फ्री हो। ठीक है सर। सर रिस्क ऑफ मार्केट क्वेश्चन में कितना गिवन है? पढ़ लो। 10। ओहो, आपने मांगा भी कितना? 10। तो ये कट गया, तो मार्केट का वेट इज 1। मतलब 100% पैसा मार्केट में लगा दो। 100%। 1 का मतलब है सारा अपना पैसा मार्केट में लगा दो। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबने आंसर देना चैट बॉक्स में। किसी भी चीज का वेट 1 है, इसका मतलब अपना सारा पैसा वहां पे जाएगा।
लेस देन 1 है तो मतलब लेट से 0.8 है तो 80% मार्केट में जाएगा, 20% रिस्क फ्री में जाएगा, ठीक है। और अगर मोर देन 1 लेट से 1.3 है तो अपना तो जाएगा और उसका 30% भी क्या मार्केट में जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो मार्केट में कितना जाएगा, 1 करोड़ तो जाएगा, क्या उसका 30% यानी कि 30 लाख और मार्केट में चला जाएगा। सही है सर। तो उम्मीद करता हूँ वेट्स को निकालते समय ध्यान देना, क्वेश्चन में या तो डिजायर्ड रिटर्न गिवन होगी या डिजायर्ड रिस्क गिवन होगी। क्या यहाँ तक क्लियर? नहीं समझ आया इनको? एक लास्ट सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है, फिर क्लास को करते हैं बंद। लास्ट सिचुएशन ध्यान से सुनेंगे। कई लोग पता क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं सर एक बात बताओ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा कैसा? कहता सर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे डिजायर्ड रिस्क और डिजायर्ड रिटर्न गिवन ही ना हो। मैंने कहा फिर? कहता सर मैं आपको बताता हूं। कहता सर मान लो 2 सिक्योरिटीज हैं ए और बी, सर इसका रिस्क है 18 और इसका रिस्क है 20। मैंने कहा ठीक है। कहता सर इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है लेट से -1। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मैं कितना पैसा ए में लगाऊं, कितना पैसा बी में लगाऊं, मतलब वेट ऑफ ए कितना हो, वेट ऑफ बी कितना हो, अगर आई सिंपली वॉन्ट कि मेरा रिस्क मिनिमम हो जाए। कहता सर हर बंदे को नहीं पता होता कि रिस्क को क्वांटिफाई कैसे किया जाता है। अक्सर लोग ये बोल देते हैं कि यार मेरी चाहत क्या है, इतना रिस्क होना चाहिए, या मेरी चाहत है कि रिस्क मिनिमम होना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क बताओ क्या है। यहां पर भी क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेट्स, वेट्स निकालो। पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, फाइंड वेट्स। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ये गिवन था क्या, मेरा डिजायर्ड रिटर्न कितना है, तो फिर हम लोग वो लिखकर रिटर्न का फॉर्मूला लगा देते थे, फिर हम वहां से वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। या फिर डिजायर्ड रिस्क कितना है तो वो लिखकर फॉर्मूला लगाते थे और वहां से वेट निकल आता था, राइट। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते होंगे जिनको ये क्वांटिफाई करना नहीं आता होगा कि उनकी डिजायर रिस्क या डिजायर्ड रिटर्न क्या है। बिल्कुल सर। तो उन लोगों ने कैसे बोला कि सर हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा रिस्क क्या हो जाए, मिनिमाइज्ड हो जाए। कमन हमारा रिस्क क्या हो जाए, मिनिमाइज्ड हो जाए। तो सर फिर ऐसे में वेट कैसे निकालेंगे, तो सुनो अब लिखेंगे जरा सारे। अगर उन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन -1 है तो वेट ऑफ एक्स निकालना है अगर, तो फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब ये डेरिवेशन मैंने क्लास में दी हुई है, रिवीजन क्लास में अगर मैं वैसा पढ़ाऊंगा जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ फिर तो 9 क्लासेस लग जाएंगी, क्योंकि मैं 9 क्लासेस में पोर्टफोलियो खत्म कराता हूँ। अब आज मुझे डेफिनेटली कोशिश करनी है कि आपको एक ऐसा क्रक्स बना के देना है, जस्ट आप मेरी क्लास देखो और आपको सब कुछ याद आ जाए। क्लियर है ना? ठीक है सर। वेट ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, रिस्क ऑफ एक्स अपॉन रिस्क ऑफ एक्स प्लस रिस्क ऑफ वाई। सिंपल, सिंपल हो गया ना। तो वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई इस तरीके से निकाला जाता था, ठीक है सर। लेकिन अगर आर की वैल्यू -1 नहीं है, अगर आर की वैल्यू -1 नहीं है तो फिर वेट कैसे निकालते थे, टू फाइंड आउट मिनिमम रिस्क। एक तरीका मैंने बताया था, याद करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। सिंपल, ठीक है। और वेट ऑफ वाई निकालने के लिए ना वैसे दिमाग मत लगाना, 1 माइनस वेट ऑफ एक्स कर देना, क्या वाई का वेट आ जाएगा। यस सर। सर डेरिवेशन, अरे छोड़ो ना यार, अब इसमें डेरिवेशन में अभी नहीं करा सकता बेटा, समझ रहे हैं ना। रिवीजन में तो आपको मैं फॉर्मूले याद करा सकता हूं कि हमने जो पढ़े थे, ठीक है सर। सर एक्स का वेट निकालना हो तो याद रखना ऊपर वाई का रिस्क का स्क्वायर आता है, ये याद रखना है आपने। जब एक्स का निकालना हो तो ऊपर वाई का निकालना हो तो ऊपर एक्स का। ये एक्स है, समझ आ रही है। एक्स का निकालना हो तो ऊपर कौन आएगा, वाई का निकालना हो तो ऊपर कौन आएगा, एक्स।
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो लीजिए, हमारा ये हो गया कंप्यूटेशन ऑफ वेट्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, सबने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है मुझे, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। अगर अगर रिस्क ऑफ x इज 20%, रिस्क ऑफ y इज 15%, r इज -1, आपको बताना है वेट ऑफ x कितना होगा, वेट ऑफ y कितना होगा अगर हम चाहते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क। या आपने मेरे को सॉल्व करके अभी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, रिस्क ऑफ x 20 है, रिस्क ऑफ y 15 है, दोनों के बीच में r -0.8 है। आपको बताना है वेट ऑफ x कितना होगा, वेट ऑफ y कितना होगा अगर मुझे अपनी रिस्क को मिनिमाइज करना है। हिंट आपको दे देता हूं, सेकंड वाले क्वेश्चन में ना पहले आप ना ये फॉर्मूला लगाकर कोवेरियंस निकाल देना, क्योंकि सेकंड वाले फॉर्मूले में क्योंकि r -1 नहीं है, तो अभी मैंने क्या कहा था, आपको कोवेरियंस चाहिए होगा। और कोवेरियंस कैसे निकलेगा समझ आ रही है? यूजिंग r का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस अपॉन रिस्क ऑफ x रिस्क ऑफ y। अब ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, क्या पहले कोवेरियंस निकाल देना सेकंड क्वेश्चन में। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे कल। पोर्टफोलियो कंटिन्यूड रहेगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कल ऑल थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। क्लियर है? हाँ, प्रैक्टिकल में भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई टॉपिक मैंने जल्दी करा दिया है और अगर आपको कम समझ आया हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कल डेफिनेटली उस टॉपिक को दोबारा से पिक करूंगा आपके लिए। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय। मिलते हैं आपसे कल 9 बजे। संडे कोई छुट्टी नहीं है, इवन दो कल संडे है, बट येस क्लास आएगी, बिकॉज जो मैंने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम तक मैं आपको शायद छुट्टी ना दूं। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच।